हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एसी और ईएमआई से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जेईई मेन में आ चुके हैं और पिछले जो 20 डेज़ का जो आपका क्रैश कोर्स था उसमें कवर नहीं हो पाए थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है कुछ इस तरीके से। अल्टरनेटिंग वोल्टेज है हमारे पास और उसके अप्लाई किया जाता है एक प्योर रेजिस्टिव लोड के ऊपर जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। तो आपको बताना है कि टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, यानी कि I0/2 से लेकर आपको पहुंचाना है उसको पीक तक, यानी कि I0 के बराबर वैल्यू करनी है। तो आपको बताना है कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। तो हमारे पास एक रजिस्टर है और रजिस्टर के अक्रॉस जो है एक AC सप्लाई कनेक्ट की गई है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो 220 साइन ऑफ 100 ऑफ पाई टी के बराबर है। और जब प्योर रजिस्टर जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, यानी कि यदि करंट मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 220/50 इंटू साइन ऑफ, सेम फेज में होते हैं, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं होता। तो साइन के साथ यहाँ जो लिखा है वही यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा 100 पाई टी। तो ये करंट की इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी है ये I0 के बराबर है, पीक वैल्यू के बराबर है। अब हमें ये बताना है कि पीक वैल्यू का आधा से पीक वैल्यू तक जाने में कितना समय लगता है, ये हमें बताना है। तो इस सवाल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y = sin x। y = 1 × sin x मैंने एक फंक्शन लिया है और मैं ये देखना चाहता हूं कि इसकी वैल्यू हाफ से लेकर 1 होने में कितना एंगल हमें जो है ट्रेवल करना होता है। तो हम साइन का ग्राफ बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। हाफ इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री पर और 1 इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ वैल्यू हाफ होती है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे हाफ से 1 करने के लिए 30 से 90 जाना पड़ता है, यानी 60 डिग्री जो है एंगल ट्रेवल करना होता है। 60 डिग्री ट्रेवल करने का मतलब है कि π/3 एंगल मुझे ट्रेवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आपको यदि I0/2 से I0 के बराबर करंट करना है तो इस एंगल जो है, ये एंगल किसके बराबर हमें ट्रेवल करना होगा, π/3 के बराबर फेज में चेंज हमें लाना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 100 पाई इंटू टी इज इक्वल टू π/3। सॉल्व कर लीजिए इसे, पाई से पाई चला जाएगा, टी की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1/300। 1/300 आपके पास मिल जाएगा, ये क्या टाइम मिल जाएगा सेकंड्स में, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिली सेकेंड में आंसर मिल जाएगा 0000। तो आपको मिलेगा 3.3 मिली सेकेंड। तो ये टाइम आपको यहाँ से मिल गया 3.3 मिली सेकेंड। डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया है कि एक स्मॉल सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है और वो लोकेटेड है एट द सेंटर ऑफ द मच लार्जर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस b। The two loops are in the same plane. The outer loop of the radius b carries an alternating current of this much. EMF induced in the smaller loop is nearly equal to। तो यहाँ आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है कि एक छोटा लूप है जिसका रेडियस a के बराबर है और एक बड़ा लूप है इसके चारों तरफ जिसका रेडियस जो है b के बराबर है। इसका रेडियस कितना है, b के बराबर है। आउटर वाले लूप में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है I = I0 cos ऑफ ω t। तो आपको बताना है कि सेल्फ इंड्यूस्ड इसमें कितना EMF होगा, कितना EMF इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड होने वाला है। तो यार हमने ये EMI में पढ़ा है कि जब यहाँ पे करंट वेरी हो रहा है टाइम के साथ, तो इस करंट की वजह से इस लूप में करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा। और क्योंकि करंट वेरिंग है तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा होगा टाइम के साथ, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप के अंदर जो फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। तो मैं d∅dt से इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पहले मैं इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है B एट सेंटर, तो आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, μ0I/2R के बराबर। सो μ0 डिवाइडेड बाई 2B, करंट कितना है आपके पास I0 cos ऑफ ω t। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्लक्स जो छोटे इस लूप में से पास हो रहा है, तो ये क्योंकि रेडियस इसका बहुत छोटा है कंपेयर टू b, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वही हर जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ
कि ये इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर लूप। तो यहाँ पे फ्लक्स को लिखा जा सकता है दैट म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे आप EMF लिख सकते हैं कि इसमें फ्लक्स मुझे पता चल गया टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ तो मुझे EMF मिल जाएगा। सो EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए इस टर्म को, ये कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, म्यू नॉट आई नॉट पाई ए स्क्वायर बाय बी, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ आपके पास ओमेगा और आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा साइन ओमेगा टी। तो आंसर मिलेगा म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा बाई 2 पाई ए स्क्वायर बाय बी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपको मिलने वाला है इंड्यूस्ड EMF इन स्मॉलर लूप। तो अपना आंसर जो है मैच करवा लीजिए कौन सा सही हो रहा है। सो पाई म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा, पाई म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा, और क्या है अंदर ए पाई ए स्क्वायर बाई 2b, ए स्क्वायर बाई 2b। तो ये ए ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है बड़ी आसानी से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक AC सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और रिजल्टेंट करंट जो है वो इसके बराबर आता है। वोल्टेज लगाया इतना, करंट आया इतना। देख सकते हैं क्लियरली कि करंट जो है वो π/2 फेज में पीछे है इससे, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज π/2 इससे कम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज करंट इज लैगिंग बाय π/2, π/2 से लैग कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है पावर कंजम्पशन सर्किट में कितना होगा। अब ये जो लैग होता है ना बेटा, वोल्टेज करंट से कितना लैग कर रहा है, करंट वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, तो ये फेजेस में जो डिफरेंस है फाई के बराबर, फाई कह सकते हैं या डेल्टा फाई कह सकते हैं, वो किसके बराबर है, π/2 के बराबर। तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ पावर का फॉर्मूला कि एवरेज पावर इन वन साइकिल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। तो कॉस फाई 0 के बराबर है, तो ये एवरेज पावर जो है ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। सो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी B है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस R रोटेट्स अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये पहली 2 लाइन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, मैंने मान लिया अंदर की तरफ है, और इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग को रोटेट किया जाता है। सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पे मैंने दिखाई है, और इसके अबाउट जो है इसे रोटेट किया जाता है डायमीटर के अबाउट विद कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है B के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है फील्ड के, बिल्कुल ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ठीक बनाया है। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R, द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन। तो आपको एक पीरियड ऑफ रोटेशन में बताना है कितनी एवरेज पावर यहाँ पे जनरेट होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, ये जो आपके पास एरिया है, ये एरिया वेक्टर में कह सकता हूँ अंदर की तरफ है। एरिया वेक्टर जो है अंदर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी अंदर की तरफ है, ये दोनों जो हैं अंदर की तरफ हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो लूप है ये घूमने लगता है इस तरीके से, ये इस तरीके से घूमने लगता है। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी इंस्टेंट टाइम t पर जो एंगल है वो थीटा के बराबर हो जाता है इन दोनों के बीच में। तो मैं मान लेता हूँ कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू t जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो थीटा के बराबर हो जाता है। थीटा जो है एंगल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, और उसे लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू टी के बराबर। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, टाइम टी हो चुका है, तो ओमेगा टी के बराबर एंगल है। सो फ्लक्स में लिख सकता हूँ कि इस लूप से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें EMF की वैल्यू मिल जाती है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d∅/dt। तो आपको मिल जाएगा ये BA ओमेगा बॉ साइन ओमेगा टी, ये आपको मिल गया EMF इंड्यूस्ड जो इस लूप के अंदर होने वाला है।
अब हमें ईएमएफ मिल चुका है, तो हम इस ईएमएफ में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। सो ओम्स लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, I = E/R, तो आपको मिल जाएगा बॉ डिवाइडेड बाय आर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हमें पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला, आप पहले इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कीजिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं, फॉर्मूला होता है I × E। E और I को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से BA ओमेगा कॉमन है, तो BA ओमेगा का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय R, और यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों तरफ आपको एवरेज लेना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एवरेज पावर। ये कांस्टेंट टर्म है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये एज इट इज रहेंगे। इसका एवरेज यही रहेगा, कांस्टेंट का एवरेज वही कांस्टेंट ही रहता है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ के बराबर होती है। साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ, कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ, साइन का एवरेज 0, कॉस का एवरेज 0 इन 1 कंप्लीट साइकिल। तो आपके पास ये रिजल्ट मिल जाता है, एवरेज पावर इज इक्वल टू BA ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। BA की वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, तो आपको कौन सा आंसर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, सॉरी ए की वैल्यू आपको रखनी है पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 1/8 नीचे 8 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये गलती इसमें हो रही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि एक सीरीज LR सर्किट है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, बैटरी का EMF V के बराबर है। सर्किट का स्विच हम क्लोज कर देते हैं, तो कितने समय के बाद जो उसमें एनर्जी है इंडक्टर में वो 1/n टाइम्स हो जाती है ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये बात जानते हैं कि जब LR सर्किट की बात की जाती है, या आपके पास एक इंडक्टर है या आपके पास एक रजिस्टर है, एक DC सप्लाई से इसे कनेक्ट किया जाता है, तो हम जैसे ही इस स्विच को क्लोज करते हैं ये करंट को पास नहीं होने देता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये करंट को जो है फ्लो होने देता है, और अंत में ये एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि कुछ समय के बाद जो इसके अंदर एनर्जी है ½LI², वो 1/n टाइम्स हो जाती है ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। सो 1/n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ½ L मैक्सिमम करंट I0 का स्क्वायर के बराबर हो जाती है। ½ L से ½ L चला जाता है, आपको I की वैल्यू मिलती है 1/√n इंटू I0। तो इतना करंट कब हो जाएगा ये आपको बतलाना है, कितने समय के बाद इतना करंट हो जाएगा I0/√n के बराबर। हम जानते हैं कि जब चार्जिंग की जाती है, एक बैटरी कनेक्ट की जाती है इंडक्टर और रजिस्टर के साथ में, तो ग्रोथ होता है करंट का, और फॉर्मूला होता है ग्रोथ ऑफ करंट I = I0 1 - e⁻⁻RT/L। ये ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन है, और डिके ऑफ करंट की इक्वेशन होती है I = I0 e⁻⁻RT/L। जब हम सीरीज में एक बैटरी लगाते हैं तो ये करंट की वैल्यू होती है, और बैटरी को हटा के इस चार्ज इंडक्टर को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो I = I0 e⁻⁻RT/L के बराबर वैल्यू आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू I0/√n के बराबर रख दें, I0/√n इज इक्वल टू I0 1 - e⁻⁻RT/L। I0 से I0 चला जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1/√n इज इक्वल टू e⁻⁻RT/L। इसको सॉल्व करिए, √n - 1 डिवाइडेड बाय √n इज इक्वल्स टू 1/e⁻RT/L। सो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लीजिए आप, तो आपको मिल जाएगा RT/L इज इक्वल्स टू ln ऑफ √n डिवाइडेड बाय √n - 1। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्लिप कर दिया है, और मैंने लॉग ले लिया है, दोनों तरफ ln ले लिया है, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है R/L ln ऑफ √n डिवाइडेड बाय √n - 1। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि टाइम इतना लगेगा एनर्जी को ड्रॉप होने में, 1/n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एनर्जी होने में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि एक इंडक्टेंस कॉइल है। इंडक्टेंस कॉइल का मतलब चोक कॉइल की बात कर रहे हैं, चोक कॉइल। चोक कॉइल का मतलब यहाँ पे LR सर्किट की बात की जा रही है। तो एक चोक कॉइल का रिएक्टेंस 100 ओम के बराबर है, यानी R² + XL² की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 100 ओम के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। तो जब एक AC सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है और फ्रीक्वेंसी 100,000 हर्ट्ज,
फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज, तो ओमेगा की वैल्यू लिखी जा सकती है 2 पाई एफ के बराबर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2000 पाई इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स बाय द करंट बाय 45 डिग्री। यानी कि जो एंगल दे रखा है आपको वोल्टेज और करंट के बीच में वो 45 डिग्री के बराबर है। और हम ये बात जानते हैं कि XL बाय R जो होता है 10 फाई के बराबर होता है एक LR सर्किट में। एक LR सर्किट में XL अपॉन R की वैल्यू जो है 10 फाई के बराबर होती है। एक LCR सर्किट में ये XL माइनस XC अपॉन R के बराबर होता है। बिकॉज यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ XL अपॉन R के बराबर इसे लिख दिया है, इज इक्वल टू 10 फाई, 10 45 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब XL की वैल्यू R के बराबर क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे आप रख दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा दैट XL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 2 टाइम्स XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 बाई 2। तो XL की वैल्यू आपको मिल जाती है 100 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 50 रूट 2। तो XL की वैल्यू पता चल गई भाई, XL की वैल्यू ओमेगा L के बराबर होती है। XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L, ओमेगा कितना है 2000 पाई इंटू L इज इक्वल टू XL विच इज़ 50 रूट 2। तो यहाँ से आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 50 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2000 पाई के बराबर। 0 से 0 चला गया, 5 से चला गया ये 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 40 बार चला गया। तो आपको इससे सॉल्व कर लेना भी यार, 1.414 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3.14, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक LR सर्किट है जिसमें स्विच को क्लोज किया जाता है t इज इक्वल टू 0 पे। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू द बैटरी बिटवीन दिस टाइम इंटरवल। तो कितना चार्ज पास होगा ये आपको बताना है। यहाँ सर्किट को क्लोज कर दिया है, बैटरी को कनेक्ट किया है LR सर्किट में। तो हम जानते हैं करंट की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L। ठीक बात। अब यहाँ मैक्सिमम करंट जो है होता है t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, बहुत लंबे समय के बाद जब स्टेडी स्टेट आ जाती है तो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो होता है और तब ये जो इंडक्टर है एक प्लेन वायर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे I नॉट की वैल्यू लिखी जा सकती है, दैट इज E अपॉन R। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर दीजिए बाद में। अब I की वैल्यू जानते हैं dq बाई dt के बराबर होती है, इज इक्वल टू I नॉट माइनस I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L। dt को इधर ले जाइए, dq को रहने दीजिए इधर। सो dq इज इक्वल टू I नॉट dt माइनस ऑफ I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L dt। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे 0 से L बाय R, 0 से L बाय R, 0 से L बाय R। तो यहाँ से आपको मिलता है चार्ज जो फ्लो हुआ है दैट इज इक्वल टू I नॉट इंटू L बाय R माइनस 0 माइनस I नॉट ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे आएगा R बाय L माइनस में, और यहाँ बचेगा ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L, लिमिट 0 से R बाय L। तो आपको यहाँ से मिलता है I नॉट L बाय R प्लस I नॉट L बाय R, और यहाँ पे बनेगा आपके पास ई रेज टू द पावर माइनस 1 और माइनस 1। तो इस माइनस 1 से ये वाली जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाती है और आपको यहाँ पे आंसर मिलता है दैट I नॉट L बाय R इंटू 1 अपॉन E। I नॉट की वैल्यू E बाय R के बराबर है, सो E बाय R इंटू L बाय R इंटू 1 बाय E। सो EMF वाला E L डिवाइडेड बाय ER स्क्वायर, ये आपको आंसर मिलेगा। E की वैल्यू 2.7 के बराबर होती है लगभग, सो EL बाय 2.7 R स्क्वायर के बराबर हमें आंसर मिलेगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक सर्किट दिखाया हुआ है जिसमें S1 स्विच है, S2 एक स्विच है। पहले S1 को क्लोज किया जाता है और S2 को ओपन रखा जाता है। यानी पहले S1 को क्लोज किया है, S2 को ओपन रखा है। यानी ये वाला जो ब्रांच है ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ आउटर सर्किट जो है वो काम कर रहा है अभी जब S1 को क्लोज किया था। तो इनिशियली मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक रजिस्टर है सर्किट में, एक इंडक्टर है सर्किट में, और एक बैटरी लगाई गई है यहाँ पे। ये हमारा सर्किट जो है फंक्शन कर रहा है। तो इस वाले सर्किट में करंट की वैल्यू मैं बता सकता हूँ, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस RT बाय L। ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है।
और इसका ग्राफ यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है ऐसे। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद t0 टाइम के बाद स्विच S1 को ओपन किया जाता है, इसको ओपन कर देते हैं और S2 को क्लोज कर देते हैं, S2 को क्लोज कर देते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये t = 0 टू t = t0 तक है और आगे जो मैं कंडीशन बना रहा हूँ वो t > t0 के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास R है, यहाँ हमारे पास एक L है और यहाँ पे कुछ नहीं है बस। यानी कि अब LR सर्किट की डिस्चार्जिंग हो रही है, यहाँ पे LR सर्किट की चार्जिंग हो रही थी। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है, I की वैल्यू I0 e⁻ RT/L के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे जो करंट है वो हो रहा है इस तरीके से चेंज, I0 e⁻ RT/L, ये इस तरीके से आपको ग्राफ मिल रहा है। तो इन दोनों ग्राफ को आप ज्वाइन कर दें तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ ऐसा ग्राफ जो है होना चाहिए, पहले बढ़े फिर ऐसे एक्सपोनेंशियली जो है डिक्रीज़ होना चाहिए ग्राफ। तो इसमें ये लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है, ये गलत है। ये ठीक लग रहा है ग्राफ, ये लीनियर है सारे रिलेशन, इसमें ये वाला लीनियर है, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसमें। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अ सीरीज LR सर्किट इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज, ये एक AC वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया है किसको, LR सर्किट को। तो काफ़ी समय के बाद करंट की वैल्यू क्या होती है, कौन सा ग्राफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं कि जो V है वो किसके बराबर है, V0 sin ऑफ ω t। अब LR सर्किट में हम ये बात तो जानते हैं, LR सर्किट में ये बात जानते हैं कि जो करंट है वो लैग करता है, वोल्टेज जो है लीड करता है। तो करंट मस्ट बी लैगिंग इन दिस टाइप ऑफ सर्किट। सो V0/Z जो है हमारे पास मैक्सिमम करंट हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको साइन ऑफ ω t -φ। और यहाँ पे आप cos φ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cos φ = R/Z, Z की वैल्यू XL² + R²। तो ये φ की वैल्यू है यहाँ पे, यानी कि ऐसा करंट हमें मिलना चाहिए। यानी कि ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है और एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, शिफ्टेड साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो ये जो है डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये साइन का ग्राफ है, शिफ्टेड ग्राफ है साइन का। बिल्कुल ठीक जवाब है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।